ठीक है चलिए। टॉपिक है रियल गैस। लिखेंगे ना व्हाट आर रियल गैस। तो देखो रियल गैस को समझने के लिए बेटा हम लोग को पहले समझना है व्हाट आर आइडियल गैस। व्हाट आर आइडियल गैस। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये बात डिस्कस किए थे, आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबेज चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ और विच ओबेज आइडियल गैस लॉ। तो ये क्या था बेटा, दीज दे ओबे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड आइडियल गैस लॉ। इन सारे चीजों को ये लोग ओबे करते हैं। दे विल बी ओबेइंग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड आइडियल गैस लॉ। नाउ हम लोग बोलेंगे रियल गैसेस आर दोज गैसेस, रियल गैसेस आर दोज गैसेस। देखो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, रियल गैसेस आर दोज गैसेस। कोई बताएगा क्या बेटा, रियल गैसेस आर दोज गैसेस, कोई बताएगा क्या? रियल गैसेस आर दोज गैसेस विच, बताइए। रियल गैसेस आर दोज गैसेस विच deviates from ideal behavior, which deviates from ideal behavior, which deviates from ideal behavior। तो सिंपल सा डेफिनेशन देखो स्कूल में आएगा, आपसे ये पूछेगा व्हाट आर रियल गैसेस, तो हम लोग को लिखना है दोज गैसेस विच डेविएट फ्रॉम ideal behavior। So real gases are those gases which deviate from ideal behavior। इसमें किसी को डाउट? ठीक है चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा why they deviate from ideal behavior। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इट्स नॉट अबाउट व्हाट आर रियल गैसेस। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगा, पर क्यों करेगा वो बड़ा क्वेश्चन है। तो रीजंस फॉर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाई दे विल बिहेव डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था, हम लोगों ने केटीजी के बारे में पढ़ रखा था, हम लोगों ने केटीजी के बारे में पढ़ रखा था। केटीजी में हम लोगों ने पहला अजम्पशन क्या लिया था, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस दे आर वेरी स्मॉल, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। ये तो सिंपल सिंपल पॉइंट्स थे, बट एक बड़ा मेजर पॉइंट वहां पर था, पार्टिकल्स, लिखना नहीं है अभी, पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ये लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी, रिपेल ईच अदर। पार्टिकल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर दे रिपेल ईच अदर, ये तो केटीजी में बोला गया था गैस के बारे में। बट हम लोग को पता है दो पार्टिकल के बीच में डाइपोल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, और कुछ नहीं होगा तो वैंडरवाल तो गारंटीड है कि होना ही होना है। कोई भी अगर फोर्स नहीं है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो आपको ये मान लेना है बेटा कि उसमें वैंडरवाल तो जरूरी है होगा। तो ये जो पॉइंट है केटीजी का, ये तो गलत हो गया ना। सो हम लोगों ने अज्यूम कर रखा है कि आइडियल गैस का अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, बट जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विल अट्रैक्ट एज वेल एज दे विल रिपेल। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू केटीजी,
according to KTG, we have assumed that particles of gas, according to KTG, we have assumed that particles of gas neither attract nor repel each other. According to KTG, we have assumed that particles of gas, according to KTG, we have assumed that particles of gas neither attract nor repel each other. ये हमारा अजम्पशन था. कहां से अजम्पशन था? केटीजी से था. बट रियल मॉलिक्यूल्स, आगे लिखेंगे, बट रियल मॉलिक्यूल्स, रियल गैसियस मॉलिक्यूल, but real gaseous molecule attracts each other, attracts each other. ठीक है, तो रियल मॉलिक्यूल्स बेटा अट्रैक्ट करते हैं. ध्यान से समझिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं इसको समझना है बेटा. ये मैंने बोला दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल में बेटा कोई भी अगर फोर्स नहीं होगा तो वैन डर वाल तो होगा ही होगा. तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है. क्वेश्चन है क्या रिपल्सिव फोर्स होता है इनके बीच में? कोई बताएगा बेटा इसका आंसर? हैंड रेस कीजिए. किसी को आंसर पता है? चलिए, कोई आंसर नहीं है. सही है सुष्मिता बेटा, बहुत सही. देखिए होगा क्या बेटा, ये आपस में अभी तो अट्रैक्शन कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिंग राइट नाउ. बट अगर मैं इसे बहुत क्लोज ले जाता हूं, सॉरी, ये जब इतना क्लोज चला जाएगा ना बेटा तो रिपेल करेगा. देखो दूर रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, यहां रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, बट जैसे ही ये यहां चला जाएगा तो ये रिपेल करेगा, तो ये दूर चला आएगा. तो व्हेन आर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग? व्हेन दे आर एट मॉडरेट डिस्टेंस, बट दे विल रिपेल ईच अदर व्हेन दे कम वेरी वेरी क्लोज. देखो एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ है, दूर दूर खड़ा है, यहाँ तक आएगा ठीक है, बट यहाँ अगर चला गया तो फिर रिपेल कर देता है. तो हम लोग क्या लिख रहे थे? हम लोग लिख रहे थे according to KTG, particles of gas, we have assumed that particles neither attract nor repel each other, but real gaseous molecules attract each other under moderate pressure. under moderate pressure, प्रेशर मॉडरेट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे. प्रेशर मॉडरेट है मतलब बहुत पास में नहीं है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर अंडर मॉडरेट प्रेशर, कॉमा under very high pressure, under very high pressure the particles starts repelling each other. under very high pressure particles starts repelling each other. जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल्स रिपेल करने लगते हैं. जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल्स ऑफ गैस विल स्टार्ट रिपेलिंग. ठीक है, तो पहला रीजन क्या हुआ? केटीजी का पहला अजम्पशन जो हम लोग मान के चल रहे थे, केटीजी का एक अजम्पशन गलत हो गया. एक सिंपल एक अजम्पशन अट्रैक्शन वाला था. ठीक है, नेक्स्ट कहां पे प्रॉब्लम आया समझो बात को. ये 4 मॉलिक्यूल, अभी 5-6 मॉलिक्यूल यहाँ पर है. देखो बेटा मॉलिक्यूल में इतना बड़ा बड़ा बना रहा हूं, पर आपको ये पता ना बेटा मॉलिक्यूल एक्चुअली डॉट साइज का भी नहीं होगा. देखो हम लोगों ने नेक्स्ट अजम्पशन ये लिया था कि ये वाला जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज एक्चुअली नेग्लिजिबल. क्या हो गया इसका? दिस वॉल्यूम इज एक्चुअली नेग्लिजिबल.
ठीक है, ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना गया था। बट होगा क्या अगर ये बीकर बहुत छोटा हो जाए, ये बीकर बहुत छोटा हो गया, मान लेते हैं कि सेम मॉलिक्यूल को हम लोग इसके अंदर रख दिए, वॉल्यूम को हम लोग छोटा कर दिए। अब समझो अब क्या प्रॉब्लम होगा, देखो now volume of container, this volume of container is not negligible। ये जो वॉल्यूम है ना बेटा, ये अब इतना बड़ा नहीं रह गया कि ये छोटे छोटे वॉल्यूम को अब हम लोग इग्नोर कर देंगे, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखना नहीं है, बाद में बताएंगे क्या लिखना है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेग्लिजिबल, volume of molecules are not negligible compared to volume occupied by gas, compared to volume occupied by gas। समझ में आया? तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग अज्यूम किए थे दे आर नेग्लिजिबल, बट यहाँ पे दे आर नॉट नेग्लिजिबल। when they are not negligible, they are not negligible again जब आपका वॉल्यूम बहुत कम हो गया गैस का, मतलब प्रेशर फिर से हाई हो गया है। क्लियर है ये? देखो वॉल्यूम कम मतलब क्या बेटा, प्रेशर को हाई होना है ना, तो लिखेंगे वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। अच्छा इसको छोटा कर देते हैं, बड़ा आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू एट वेरी हाई प्रेशर। इसमें किसी को डाउट है बेटा? इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। क्या बेटा? बेटा देखो वॉल्यूम का कंटेनर तभी आप बोले ना, देखो हम लोग ये बोलेंगे जब बहुत हाई प्रेशर होगा तभी वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। एट लो वॉल्यूम नहीं बोल सकते, एट हाई प्रेशर। क्यों? लो वॉल्यूम का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वॉल्यूम छोटा है बट एक ही पार्टिकल हो उस वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम कम है बट एक ही पार्टिकल लेंगे तो नेग्लिजिबल है ना। हम लोग क्या चाहिए, छोटे वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल चाहिए, छोटे वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोग को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए हो गया बेटा, ठीक है सागनी बेटा, ओके। चले, तो ये बेटा आपको अब ध्यान रखना है, रियल गैस में बेटा दो दो बातें हैं, एक तो अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल करता है, दूसरा वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब देखो रियल गैस का एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, आपसे पूछा एग्जाम्पल ऑफ रियल गैस। आपको बेटा दिमाग में कोई भी गैस है ना आप बता दीजिएगा, एनी गैस, फिर एग्जाम्पल ऑफ आइडियल गैस पूछेगा।
आप आंसर क्या दोगे बेटा? नो गैस। देयर आर नो गैस विच आर आइडियल, ऑल गैसेस आर रियल, मीन्स देयर आर नो गैसेस विच ओबेज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट, लिख लिए तो जल्दी से ये। नेक्स्ट, अब लिखना है इक्वेशन फॉर रियल गैस। देखो, इक्वेशन फॉर रियल गैस का मतलब क्या है बेटा? आपको किसी ने बताया कि वॉल्यूम 4 लीटर है, मोल्स 1 मोल है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। आपसे किसी ने पूछा प्रेशर क्या है, आप क्या करोगे? P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी कर दोगे। बेटा ये आप तब कर सकते हो, ध्यान से समझिए, ये डेटा अगर दिया रहेगा तो आप ये वाला काम बिल्कुल कर सकते हो, बट इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन इज दैट गैस हैज टू बी आइडियल गैस। सो ये वाला इक्वेशन तभी अप्लाई करना है जब ये आइडियल गैस होगा। लेट्स से ये वाला डेटा दे दिया है और बगल में बोल दिया है कि ये गैस रियल है, अब आप प्रेशर बताइए। अब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको बोल चुका है कि ये गैस, ये डेटा जो है वो रियल गैस का है, और ये तो हम लोग को मालूम है ये आइडियल गैस का इक्वेशन बैठा हुआ है। तो आपको अब इक्वेशन ऑफ रियल गैस यूज करना होगा। अब देखो बात क्या है, रियल गैस का इक्वेशन जो है बेटा, कोई भी इक्वेशन आपको परफेक्ट आंसर नहीं देगा। मान लो कि आपने फॉर्मूला से सॉल्व किया, तो जो एक्चुअल प्रेशर होगा, जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे इंस्ट्रूमेंट से, और जो पेपर पे कैलकुलेशन करके आएगा, उसमें हमेशा अंतर रहेगा, एग्जैक्ट तो कभी मैच करेगा नहीं। ठीक है। सेकेंड बात ये है कि रियल गैस का इक्वेशन जो है ना, ये मल्टीपल इक्वेशन है। मल्टीपल का मतलब साइंटिस्ट आए एक इक्वेशन दे दिया, दूसरे साइंटिस्ट आए उसने एक और इक्वेशन दे दिया, तीसरे साइंटिस्ट आए उसने एक और इक्वेशन दे दिया। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर आए। बट देखो यहाँ पर एक डिफरेंस है। यहाँ पर क्या डिफरेंस ये है कि थॉमसन का मॉडल तो पूरा गलत है, ठीक है। रदरफोर्ड का काफी हद तक बातें जो थी वो माना नहीं गया, थोड़ा बहुत चीजें सही था। फॉर एग्जांपल एक ही पॉइंट सही माना जाए कि न्यूक्लियस बीच में है, बाकी तो उनका कोई बात तो मानी नहीं गई फाइनली। यहाँ पर वैसा नहीं है, जितने भी इक्वेशन होंगे ना वो अपने आप में सही है, मतलब कोई पूरी तरीके से गलत नहीं है। तो कौन कौन से इक्वेशन होते हैं आगे वो देख लेते हैं। एक होता है वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, इक्वेशन फॉर रियल गैस। एक होता है विरियल इक्वेशन, फॉर रियल गैस। इसका स्पेलिंग है बेटा विरियल, वायरल नहीं है, विरियल है, ठीक है। किसी को डाउट बेटा? अब देखो अपने को सिलेबस में ये अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ये तो बोल दिया कि आएंगे। ये क्या है? ये बेटा जब टेस्ट सीरीज वगैरह आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा तो कभी एक क्वेश्चन करा देंगे। क्यों ये अभी क्यों नहीं करा सकते बेटा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में आएगा, और इसको समझने के लिए आपको मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट अभी आपका होता नहीं है, ठीक है, वो आपका 12th में होगा, उस समय कराएंगे, ठीक है। बाइनोमियल का नाम सुने आप लोग? मतलब बाइनोमियल चैप्टर हुआ है मैथ्स में? चलिए ठीक है, वो बाद में। वैंडरवाल बेटा सिलेबस में मेंशन है, वेरियल का नामो निशान नहीं सिलेबस में, फिर भी करा देंगे, ठीक है, सिंपल होता है। चलिए
अब लिखेंगे वैंडरवाल इक्वेशन। वैंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। मैं आगे इक्वेशन लिखा दे रहा हूं, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये है अपना इक्वेशन। अब इसमें बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि आपने यहां पे जो ए और बी देख रखा है वो ए और बी है क्या? तो हम लोग बोलेंगे ए और बी जो है अपना एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का नाम सोचो क्या होगा, क्या हो सकता है? वैंडरवाल कांस्टेंट बोला जाता है इसको। तो लिखेंगे ए एंड बी आर वैंडरवाल कांस्टेंट। ए एंड बी आर वैंडरवाल कांस्टेंट। ठीक है, तो ए भी अपना वैंडरवाल कांस्टेंट है और बी भी अपना वैंडरवाल कांस्टेंट रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा? ए किस लिए है, ए को क्यों लाया गया, ए को क्यों बुलाया गया? तो आपको ये लिखना है कि यहां पर जो ए है बेटा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रेफर करता है। तो लिखेंगे A represents intermolecular attractive force. A represents intermolecular attractive force. नेक्स्ट, तो A ने अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट किया तो एक का वैल्यू बेटा इस तरीके से लिखिए, ग्रेटर इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेटर इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ ए। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ intermolecular force, higher is the value of A। क्लियर है ये? नेक्स्ट, B क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा B कुछ नहीं है, वो जो 4/3 पाई आर क्यूब बता रहे थे ना, गैस का जो वॉल्यूम था फर्स्ट क्लास में बताए थे, तो यहां पे वही है। तो लिखेंगे बी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, बी रिप्रेजेंट्स नहीं बेटा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और हाँ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बताएंगे क्या होता है? लार्जर इज द मॉलिक्यूल, लार्जर इज द मॉलिक्यूल, greater is the value of B, greater is the value of B। मतलब इसका B किसका B ज्यादा होगा बेटा? इसका B कम होगा, इसका B ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, B का वैल्यू बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल छोटा हो जाएगा, B का वैल्यू कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर आएगा यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन होगा
यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। देखो यूनिट निकालना बेटा अब तक आप लोग जान गए होंगे। हम लोग को निकालने के लिए सिंपली ये देखना है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। समझो बात को, किसी भी फॉर्मूला में, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, किसी भी फॉर्मूला में ऐसा नहीं हो सकता है कि मास प्लस लेंथ हो जाए। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो। मतलब 5 kg और 2 किलोमीटर को आप कभी ऐड नहीं कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। आप केजी से बेटा केजी ऐड कर सकते हो, केजी से केजी माइनस कर सकते हो, किलोमीटर में किलोमीटर ऐड कर सकते हो और किलोमीटर से किलोमीटर माइनस कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी के बीच में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये रूल काम नहीं करेगा। जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम करता है। तो जब आप कोई दो चीज को ऐड करते हो तो दोनों सेम चीज होगा, दोनों का मतलब यूनिट सेम आना चाहिए। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपने प्रेशर और इस टोटल को ऐड कर रखा है और यहां पर वॉल्यूम और इस टोटल को आपने माइनस कर रखा है। दैट मीन्स इसका अगर प्रेशर एटीएम हम लोग ले लेते हैं तो इसका भी अपना यूनिट क्या आएगा, एटीएम आएगा। implies that unit of a n square by v square is equal to atm। implies that a into n का मोल स्क्वायर, वॉल्यूम का लीटर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू एटीएम। अब करना क्या है, अब ए का यूनिट तो मालूम चल गया ना, यूनिट को उधर ले गए, ले जाइए खुद से निकालिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। आया बेटा आंसर? सही है आयुष बेटा। तो ए का यूनिट है एटीएम, लीटर का पावर में -2, मोल का पावर में -2। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। किसी को डाउट है बेटा इसमें? चलिए इसी तरीके से बेटा आप लोग बी का यूनिट निकालेंगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, लीटर का बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बेटा प्लस है, यहाँ पर ये लीटर ऊपर चला गया ना। एटीएम लीटर स्क्वायर मोल का पावर में -2, सही है। नहीं बेटा, हाँ ठीक है, लीटर स्क्वायर करना है, ठीक है, लीटर -2 नहीं था। चलिए बी का जल्दी से बताएंगे। सही है सौहार्द बेटा आपका। नहीं बेटा, हाँ आपका सौहार्द बेटा सही है, सही आंसर है।
देखो वॉल्यूम के साथ हम लोग क्या किए थे, ये वॉल्यूम है, ये एनबी है, तो इसका अगर लीटर होता है तो इस पूरे का लीटर माना जाएगा। तो मतलब V एंड एन, V का लीटर था तो NB का क्या हो जाएगा बेटा, लीटर। N क्या है, खुद मोल है N, तो N इंटू बी, मोल इंटू बी इज इक्वल टू लीटर। तो B आ गया लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे। बी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर बी, फोर इंटू 4/3 पाई आर क्यू, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। फॉर्मूला ऑफ बी है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। बी का दूसरा नाम क्या बताए थे बेटा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी का दूसरा नाम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। चलिए, हाँ उसी बेटा आपका भी सही है, सबका आया। नेक्स्ट, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, देखो बेटा इसके बहुत सारे आपको डेफिनेशन जो है ना मिलेंगे, ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जहां से आपको समझ में आए, बट मैं आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता देता हूं। देखो बात को, अपने पास ये एक बलून है, बलून में हम लोगों ने लेट से नाइट्रोजन गैस फिल किया, ठीक है, फिर एक और बलून हम लोगों ने लिया, और इसमें हम लोगों ने आइडियल गैस को फिल किया है ऐसा माना है। इसमें क्या माना बेटा, हम लोगों ने आइडियल गैस फिल किया, आइडियल गैस होता नहीं है पर हम लोग ये माने कि आइडियल गैस है, ठीक है। इतना आगे बनाइए, इतना बना के रखे, पानी लाया ना, ले हम्म, आज तो बंद है ऑफिस। एक मिनट,
ए का फॉर्मूला नहीं है बेटा, ए का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे, ध्यान से समझिएगा बेटा। इसका वॉल्यूम हम लोग को कहां से मालूम चलेगा? इसका वॉल्यूम हम लोग बेटा मेजर कर लेंगे, बलून का बेटा हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग मेजर कर लेंगे, और आइडियल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे। कैलकुलेट किस पे कर लेंगे बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स से दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम आना चाहिए। मान लो ये आपका मतलब 180 एम है ना बेटा, तो इसका भी मेजरमेंट 180 एम में कीजिए। ये 300 केल्विन है, तो इसका भी 300 केल्विन होना चाहिए। आज दोनों का क्या हम लोग को मेजर करना है? दोनों का हम लोगों को वॉल्यूम मेजर करना है। क्या मेजर करना है हम लोग को? दोनों का वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो एक वॉल्यूम आया लेट से V1 या V आइडियल, और दूसरा वॉल्यूम आया V रियल। क्या लगता है दोनों इक्वल होगा या अलग अलग हो सकते हैं बेटा? बताइए, जल्दी बताइए बेटा। हाँ एक बोले। चले, इसको क्या हो गया? सही है बेटा, हाँ ठीक है, डिफरेंट आएगा। अब बेटा यही वाली बात है, कभी कभी क्या होगा, सम कंडीशन में ये रियल गैस ज्यादा दिखा रहा होगा वॉल्यूम कंपेयर टू आइडियल गैस, और सम कंडीशन में कम दिखा रहा होगा। फॉर एग्जांपल समझिए, लेट्स से एक केस ऐसा होगा जब ये 4 लीटर होगा तो ये 4.1 लीटर होगा, समझे बात को। और दूसरे केस में क्या होगा, किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पे ये 4.1 है, क्या किसी प्रेशर और टेम्परेचर पे, मान लीजिए प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ये आपका 2 लीटर हो जाए और ये आपका 1.9 लीटर हो जाए। दैट मीन्स द volume of real gas can be more, can be less compared to ideal gas। सिंपल सा मीनिंग है। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कैन बी मोर देन आइडियल गैस, कैन बी लेस देन आइडियल गैस। समझ में आया? तो अब समझो बात को, ज्यादा कब होगा और कम कब होगा, इस तरीके से सोचो कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बढ़ क्यों गया, सॉरी रियल गैस बढ़ क्यों गया। कैलकुलेशन के हिसाब से आना था उसको 4 लीटर, बट आ गया लेट्स से 4.1 लीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय रिपल्शन थोड़ा स्टार्ट हो गया है। Why are molecules why are molecules deviating? आइदर अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है। तो इस तरीके से समझिए कि जब ये ज्यादा हो गया मतलब रिपल्शन डोमिनेट कर गया, और कम क्यों हो गया? अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, डोमिनेट कर गया। तो जब ऐसा होगा, कम आ जाए तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, और जब आइडियल गैस से ज्यादा आ जाए तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मैंने ये कर दिया है, ऐसा आना चाहिए। देखिए ये आपका है मान लेते हैं 20 लीटर, तो ये आ जाएगा 19.5 लीटर, और ये है मान लेते हैं 1 लीटर, तो ये आ सकता है 1.1 लीटर।
मतलब जब वॉल्यूम ग्रेटर होता है ना तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। मान लेते बड़े से हॉल में 4 आदमी को बिठा दिए, बड़े से हॉल में 4 लोग को बोले अलग अलग कोने में चले जाओ। बड़े से हॉल में चारों क्या करेंगे पता है? एक जगह आके कोने में बैठ जाएंगे और बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब बहुत बड़ा आपको जगह मिलेगा तो आप अट्रैक्ट करोगे। बट वही अगर आइडियल गैस होगा, बड़े से हॉल में उसको रख देंगे ना तो वो आसपास आके बैठेगा नहीं, वो अपना चारों अपना अलग अलग कोने में घूम रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। बट उसी बड़े हॉल में 4 रियल गैस मॉलिक्यूल को रख देंगे तो एक जगह आके वो लोग एक जगह जमा हो जाएंगे। समझ में आया? तो अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन कब हुआ? जब वॉल्यूम काफी था अपने पास। अब समझो, छोटे से हॉल में 100 आदमी को रख दिए, वहां क्या होगा, वहां रिपल्शन चालू हो जाएगा। क्यों? कंजशन हो गया है, हर कोई एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट वही आइडियल गैस होगा ना तो जैसे रख दीजिएगा वैसे रहेगा, वो रिपेल रिपेल नहीं करने वाला है। आइडियल गैस होगा तो छोटे से जगह में वो रिपेल नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो जब अपना रियल वॉल्यूम कम हो जाए तो आपको ये मानना है अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट किया है, और रियल वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाए तो आपको ये मानना है रिपल्शन जो है वो अब डोमिनेट करने लगा। डोमिनेट का मतलब वो फोर्सेस ज्यादा हो गए। होपफुली समझ में आ गया बेटा? इसको साइड में ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसका डेफिनेशन निकालते बताते, ठीक है? देखो इस टॉपिक में ना बेटा, एक मिनट, माइक ऑन है तो, हाँ माइक ऑन है। इस टॉपिक में बेटा ये सबसे मतलब रियल गैस वाला पार्ट जो है ना सबसे ज्यादा मतलब वो है, बाकी तो आइडियल गैस वाला पार्ट सब आसान है। इस टॉपिक में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है, रियल गैस, इस चैप्टर में। हो जाए तो बेटा बता दीजिएगा। हो जाएगा बेटा, कॉपी तो बता दीजिएगा। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2। मतलब ये वाला जो वैल्यू है बेटा, ये दोनों वैल्यू एक अलग एक्सपेरिमेंट में आया और ये दोनों वैल्यू अलग एक्सपेरिमेंट में आया है। हो सकता है ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये मान लीजिए कि लो प्रेशर पे है और ये मान लीजिए कि हाई प्रेशर पे है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, सेम गैस है। ठीक है, चलिए लिखते हैं बेटा, अब समझिए। अब बेटा क्या बताए थे हम लोग, इसका डेफिनेशन मल्टीपल डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है, है भी, पर हम लोग बेटा सबसे अच्छा डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? जो आप कहीं भी लिखिएगा तो सही माना जाएगा। क्या लिखना है समझिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
measures compressibility factor, measures deviation of real gas from ideal behavior. क्या करता है बेटा ये? इट विल मेजर द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब ये ऐसा चीज है जो ये आपको बता देगा कि गैस कितना डेविएट किया है आइडियल बिहेवियर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या इट्स सिंबल इज लिख लीजिए, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। इट्स सिंबल इज जेड, इसका सिंबल जेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस सिंबल इज जेड। नेक्स्ट समझिए, इन सिंपल टर्म्स it is defined as, in simple term, it is ratio of real gas volume to ideal gas volume. In simple term, it is ratio of real gas volume to ideal gas volume. In simple term, it is ratio of real gas volume to ideal gas volume. दो चीज का रेशियो है तो फैक्टर आएगा ना, दो चीज का रेशियो फैक्टर हो गया, मतलब इसका यूनिट नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट। नेक्स्ट बेटा, इट हैज नो यूनिट। अच्छा, उसके पहले रेशियो लिख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू वॉल्यूम रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। जेड इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। Z is volume of real gas by volume of ideal gas. Next, Z is volume of real gas by volume of ideal gas. ठीक है, ये अपना Z हो जाएगा। बट देखो आपको ना बेटा Z का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, Z इज इक्वल टू PV बाय RT। ये कहां से आया बेटा बताएंगे, ठीक है, अभी ये वाला खाली ध्यान रखिए, Z इज इक्वल टू PV बाय RT, ये अभी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझिए, दोनों फॉर्मूला है, ये भी है ये भी है, आपको बेटा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है अभी के लिए। चलिए नेक्स्ट, अब समझिए बेटा बात को, जेड का बेटा वैल्यू जो आएगा इस केस में कितना आएगा, मोर देन 1 या लेस देन 1, ये बताएंगे। इसको क्या हो गया, इस केस में कितना आएगा अभी, मोर देन 1 लेस देन 1। जल्दी से बताइए। कंडीशन, बहुत बढ़िया, कंडीशन 1 लेस देन 1। तो आप समझो बात को, Z इज लेस देन 1, ये क्या है, Z इज लेस देन 1। कब लेस देन 1 है, और Z के 3 वैल्यू होते हैं बेटा, Z इज इक्वल टू 1 एंड Z इज मोर देन 1। 3 ही हो सकते, या तो 1 हो जाएगा, या तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, या तो 1 से कम हो जाएगा। देखो 1 अगर हो जाए बेटा, अगर 1 हो गया मतलब ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, 1 होगा तो ये और ये बराबर हो गया। बराबर कब होगा, आइडियल बिहेवियर में, दोनों तरफ आइडियल गैस रख देंगे तो बराबर हो जाएगा।
तो Z इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा गैस? आइडियल बिहेवियर या आइडियल गैस बिहेवियर। जब किसी का Z 1 हो जाए तो हम लोग सीधा बोल देंगे आइडियल गैस है वो, दिमाग नहीं लगाने जाएंगे क्या वो। Z is equal to 1 that will be simply known as ideal gas। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट। Z लेस देन 1 कहाँ आया था? Z लेस देन 1 तब आया था बेटा जब इसका वॉल्यूम जो है कम हो गया, मतलब लोग बेटा आइडियली जहां बैठना था उससे ज्यादा पास में बैठ गए। लोग जहां आइडियली बैठना है उससे ज्यादा पास में बैठ गए। क्यों बैठ गए? अट्रैक्शन है। तो यहां लिखेंगे हम लोग Z लेस देन 1 में क्या बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स dominate। attractive forces will dominate। attractive force will dominate। और एक और बात लिखना है बेटा हम लोग को लिखना है यहां पर, यहीं पे कहीं लिख लीजिए, मैं इस तरफ लिख रहा हूं लो P एंड हाई T, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये वाला कंडीशन होगा। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं बेटा रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। अरे यार फिर से हो गया। यहां लिखेंगे Z मोर देन 1 मतलब गैसेस आर ऑक्युपाइंग मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस है, लोग दूर दूर जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए दूर दूर जाके? क्योंकि जगह कम था। बहुत बस में क्या होता है, बहुत भीड़ हो जाता तो देखते बस में हर तरफ से आदमी लटक रहा होता बाहर, बस में नहीं दिखता, ट्रेन में दिखता है, देखे तो चारों तरफ से आदमी बाहर लटक रहा था, वैसा कुछ होगा। तो यहां आएगा हाई P एंड लो टेम्परेचर। और ये तो बेटा आइडियल बिहेवियर, ये जब दिख जाए तो आइडियल गैस का बिहेवियर। क्लियर है ये? हो गया बेटा? चलिए हो गया तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म ये ग्राफ बनाना है बेटा। किसका ग्राफ बनाना? आगे एक्सिस बनाइए फिर बता रहे हैं। ग्राफ ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, समझिए बात को। इस तरफ हम लोग प्रेशर को रखेंगे, इस तरफ प्रेशर होगा और इस तरफ अपना जेड होगा। समझ में आया? अच्छा ये जेड थोड़ा गलत जगह बना लिए, कोई बात नहीं। जेड यहां बना लीजिए। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ना बेटा, ये जेड इज इक्वल टू 1 लाइन है, मतलब यहां पर 1 है वैल्यू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए।
गैसेस का जेड जो होगा ना बेटा, वो लोअर प्रेशर पे क्या बताए थे, कम होगा। अभी अभी देखिए, लो प्रेशर Z1 से कम है, हाई प्रेशर Z1 से ज्यादा है। तो मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आपका कहां चला जाता है, ग्राफ आपका बेटा ऐसा आएगा, पहले कम है, लो प्रेशर पे कम है देखो, फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ये है आपका एक रियल गैस का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये अपना रियल गैस है, ये अपना रियल गैस का ग्राफ है। यहां तक किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए एक बार। हाँ बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अब। हाँ तो ठीक है बेटा, ठीक है, ग्राफ एक बार और बता दे रहे। इस प्रेशर पे बेटा हम लोग मान लेते एक बलून लिए और एक आइडियल गैस लिए, दोनों बलून का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, और यहाँ आइडियल गैस है। हम लोग क्या किए, इस प्रेशर पे दोनों का वॉल्यूम मेजरमेंट किए, इस प्रेशर पे दोनों का वॉल्यूम मेजर किए, क्या मेजर किए, वॉल्यूम मेजर किए। तो ये वॉल्यूम नाइट्रोजन हो जाएगा और ये वॉल्यूम आइडियल गैस हो गया, दोनों का रेशियो निकाले। किस पे, इस पे, तो इस प्रेशर पे क्या निकाले, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, जो वैल्यू आया यहाँ पे प्लॉट कर दिए। फिर इस प्रेशर पे वही काम किए, तो वॉल्यूम ये आया, ये प्लॉट कर दिए, इस पे ये आया, ये प्लॉट कर दिए, इस पे ये आया, ये प्लॉट कर दिए। अलग अलग प्रेशर पे दोनों का वॉल्यूम मेजरमेंट किए चले गए, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। तो प्लॉट किए थे हम लोग, तो ग्राफ ऐसा आया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब लो प्रेशर होता है तो जेड को 1 से कम होना है, और जब हाई प्रेशर होगा तो जेड 1 से ज्यादा हो जाएगा। देखो, किसी गैस का जेड 1 से कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, ये नहीं सोचना जिसका एक बार कम हो गया आजीवन कम रहेगा, नहीं। जेड लेस देन 1, जेड मोर देन 1 कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कंडीशन क्या, जेड लेस देन 1 लो प्रेशर पे होगा, जेड मोर देन 1 हाई प्रेशर पे होगा। ठीक है बेटा, और किसी को डाउट? बताइए बेटा, और किसी को डाउट? एनसीईआरटी बुक कहाँ गया बेटा, हाँ, और किसी को डाउट? चलिए एक और ग्राफ बनाइए बेटा, ऐसा वाला, मैं तो इसी में बना दूंगा मिटा के, आपको एक्सिस दोबारा बनाना, ठीक है, ठीक है, एक यही वाला ग्राफ बेटा दोबारा बनाना आपको। ये हो गया, चलिए समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, दोनों अलग अलग गैस है बेटा, दोनों अलग अलग गैस है, ठीक है। आपको क्या करेगा, पहचानने दे देगा, आपको बोलेगा पहचानो इस गैस को, दिमाग नहीं लगाना है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये मीथेन का ग्राफ है, इसको आप बस लिख लीजिए। एक ग्राफ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक ग्राफ है मीथेन का। कैसे पता, एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है, दिमाग लगाना ही नहीं है इसके पीछे एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, आपको फिर क्या पहचानने देगा, देखो ये पहचानने वाला आता है बेटा, ये काफी बार आएगा। फिर पहचानने देगा आपको ये वाला ग्राफ,
और एक कलर चाहिए। चलिए, ये देगा बेटा। ये चार गैस को आपको पहचानना है बस। एनसीईआरटी में देखो ग्राफ ड्रॉ कर दिया इन चारों का। क्या करेगा, चारों ग्राफ दे देगा जॉइंट में ABCD। आप बोलेगा मार्क करके बताइए कौन क्या है। ठीक है, ये चारों ग्राफ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक और ग्राफ है बेटा। ग्राफ देखो एनसीईआरटी में क्या किया है ना, इन्होंने इन्होंने ग्राफ दे देंगे और आपसे बस सॉरी सॉरी बोलेंगे पहचानिए। तो जैसा एनसीईआरटी में एकदम वैसा ही आपको याद रखना है। ठीक है। हम्म, हम्म। ये फिर से बेटा आपका z इज इक्वल टू 1 लाइन है। दिस इज z इज इक्वल टू 1 लाइन। मतलब और एक ग्राफ बना दे रहा हूं, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी वाला ग्राफ है, इसीलिए याद रखना है बेटा। ठीक है, इसमें आपका एक दो तीन, अच्छा एक और बनेगा, एक दो तीन। ठीक है, हाँ ये है। देखो इसमें बेटा पांच ग्राफ है, ये पांचों अलग ग्राफ है। इसका भी आपको ऑर्डर याद रखना है। हूबहू जो क्वेश्चन आएगा आपको पहचानने देगा, बस आपको पहचानना है, मार्क करना है। हम्म। ये आप रट्टा मार के रखिएगा, ठीक है। CO2 CH4 O2, फिर ऊपर जाके N2 है, फिर H2 है। ठीक है, चलिए। आ रहे बेटा, हीलियम हाइड्रोजन में वो नीचे क्यों नहीं आया ना, आ रहे आ रहे। चलिए नेक्स्ट। ध्यान देंगे बेटा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जॉइंट में क्या करेगा, आपको चार ग्राफ दे देगा, बोलेगा ABCD। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, बता दीजिए। ठीक है, इसीलिए यहां भी देखिए बेटा, हाइड्रोजन कभी भी नीचे नहीं आया, हाइड्रोजन ऐसे नहीं गया, हाइड्रोजन ऊपर से ऊपर भाग गया। हीलियम भी ऊपर के ऊपर भाग जाता है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम कभी भी नीचे नहीं आया। साफ साफ मना कर दिया आने से। क्यों नहीं आया सोचिए। और एक बात सोचने वाली बात है, CH4 ज्यादा नीचे आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम नीचे आता है। CH4 ज्यादा नीचे आया, कार्बन मोनोऑक्साइड कम नीचे आया। फिर यहाँ पे CO2 ज्यादा है, फिर CH4 है, फिर O2 है, फिर N2 है। समझो बात को, क्वेश्चन आगे लिखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जेड कभी भी नीचे नहीं आता है, मतलब लेस देन 1 कभी नहीं होता है। देखो हमेशा ऊपर से भाग जाता है, तो जेड हमेशा मोर देन 1 है। तो क्वेश्चन है वाई, आप लोग लिखिएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, मैं जेड लिख रहा हूं। वाई जेड ऑफ H2 एंड हीलियम is never less than 1।
YZ of H2 and helium is never less than 1. आप लोग लिखिए कंप्रेसिबिलिटी, वाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ H2 एंड हीलियम इज नेवर लेस देन 1. समझे बात को बेटा? लेस देन 1 का मीनिंग होगा अट्रैक्शन. लेस देन 1 का मीनिंग है अट्रैक्शन. अट्रैक्शन तब होगा जब आपस में कोई अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या पढ़ रखे? डाइपोल डाइपोल. हाइड्रोजन में बेटा डाइपोल डाइपोल नहीं होगा बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉन पोलर. हीलियम तो अकेला है, वो भी नॉन पोलर, तो डाइपोल नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो बचा कौन? वैंडरवाल. तो हाइड्रोजन में हाँ वैंडरवाल होगा, हीलियम में हाँ होगा. बट ध्यान से याद करो मैंने क्या बताया था जब मैंने वैंडरवाल करवाया था. तो वैंडरवाल फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? वैंडरवाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट था? मैंने क्या बोल रखा था? कैसे मालूम चलता है कि वैंडरवाल फोर्स ज्यादा है या कम है? बताइए बेटा, अनम्यूट किया हुआ है सबको. बोलिए बोलिए, कोई तो बताएगा. वैंडरवाल कराए थे ना बेटा? मोलर मास, सुष्मिता बेटा आप बता रहे. देखिए मोलर मास एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और दूसरा हम लोग ये भी बोले थे कि सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट होता है. दोनों है. मैंने आपको बोला था पहले मोलर मास में देखिएगा फिर सरफेस एरिया में. पर ध्यान रखे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए था, ठीक है. बट एक्चुअल लाइफ में क्या देखा गया कि कभी सरफेस एरिया ज्यादा डोमिनेट कर देता है इस प्रॉपर्टी को, या कभी मोलर मास कर देता है, ठीक है. तो बेटा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है. हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन 2 है. मास कितना कम है? सरफेस एरिया वो भी कम है. तो बेटा अट्रैक्शन तब होगा ना जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा. इनके पास तो इलेक्ट्रॉन भी सही से नहीं है, तो इनके बीच में वैंडरवाल भी सही से नहीं होता है. सो देयर वैंडरवाल इज आल्सो नेग्लिजिबल. एक तो वैंडरवाल खुद से वीक फोर्स, और उसमें से इतना यहां पर इतना वीक है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है. तो हम लोग को आंसर लिखना है फॉर जेड टू बी लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड डोमिनेट. जेड लेस देन 1 तब होगा ना जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो लिखेंगे फॉर जेड टू बी लेस देन 1, फॉर जेड टू बी लेस देन 1 attractive forces should dominate. For Z to be less than 1, attractive force should dominate. समझ में आया बेटा? For Z to be less than 1, attractive force should dominate. Full stop. Since hydrogen and helium are very light molecules, since hydrogen and helium are very light molecules, since hydrogen and helium are very light molecules with only 2 electrons, with only 2 electrons, they have non-existent attractive force. They have non-existent, exist ही नहीं करता है. They have non-existence attractive force. तो जेड कभी 1 से नीचे नहीं जाएगा. जेड कभी 1 से नीचे नहीं जाएगा. समझ में आया? देखो बेटा अगर यही है ना कि स्टार्टिंग में समझ में आया होगा ना, जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे ना, ये वाला अगर पूरा समझ में आया, और ये सब की ना कि रियल गैस क्यों हो गया, कहाँ गया, ये अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, यहाँ बताए थे ना ये सब. तो अगर ये सब समझ में आया होगा बेटा तो ये पूरा समझ में आता है. अगर वही नहीं समझ में आएगा तो इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है. फिर आपको बेटा अगर नहीं याद समझ में आया तो फिर याद कीजिए, और कोई उपाय मतलब दोबारा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नहीं देखिएगा तो फिर याद करना पड़ेगा, और क्या उपाय है. ठीक है, कुछ भी डाउट है बेटा इसमें दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
तो ये सॉल्व हो गया, हाइड्रोजन हमेशा ऊपर क्यों है, हीलियम हमेशा ऊपर क्यों है। नेक्स्ट, कहाँ गया, क्या करा रहे थे, क्या बच गया टॉपिक में अब, करेक्शन वंडरवॉल इक्वेशन, हाँ ये बच गया बेटा, कैलकुलेशन ऑफ जेड, मतलब फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जेड। तो ध्यान से सुनो, जेड क्या है, जेड है बेटा वी रियल बाय वी आइडियल, यही है ना, वी रियल बाय वी आइडियल। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम कंपेयर कर दीजिए। अब ध्यान से सोचिएगा, हम लोग 1 मोल रियल गैस लिए और 1 मोल आइडियल गैस लिए, रियल गैस का वॉल्यूम कैसे मालूम चलेगा, रियल गैस का वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बलून को वॉल्यूम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है ना, बस समझाने के लिए समझा रहा हूं, उस बलून को पानी में डालेंगे, कितना वाटर बाहर आया, उससे उसका वॉल्यूम मालूम चल गया। तो रियल गैस का वॉल्यूम तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मालूम चलेगा, आइडियल गैस, आइडियल गैस तो होता ही नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, वी आइडियल हम लोग ऐसे निकालने वाले हैं, एन आर टी बाय पी, इसमें किसी को डाउट, एन आर टी बाई पी। अब समझो बात को, ये जो एन होगा बेटा ये 1 मोल होना चाहिए, ये एन 1 मोल होगा, तो वी आइडियल इज इक्वल टू आर इंटू टी बाई पी फॉर 1 मोल। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल रियल लिए 1 मोल आइडियल लिए, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर किए, तो इसको हम लोग लिख सकते बेटा जेड इज इक्वल टू वी रियल, वो तो मेजरमेंट से मालूम चलेगा और कोई उपाय नहीं है, बट आइडियल, आइडियल तो खाली ये फॉर्मूला से मालूम चल जाता है, तो लिख देंगे आर इंटू टी बाई पी। तो जेड क्या आ गया, जेड आ गया पी इंटू वी रियल बाय आर इंटू टी, आ गया अपना जेड। तो जेड इज इक्वल टू पी इंटू वी रियल बाय आर टी। ये पी किसका, ये पी किसी और एक्सपेरिमेंट से आता है, सॉरी ये पी एक्चुअल जो प्रेशर है वहां पे देखो, रियल गैस का मेजरमेंट आइडियल गैस का मेजरमेंट दोनों एक ही प्रेशर पे होना चाहिए और दोनों एक ही टेम्परेचर पे होना चाहिए, रियल गैस का वॉल्यूम, सॉरी रियल गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक ही होना चाहिए आइडियल गैस से। कंडीशन फॉर दिस एंड कंडीशन फॉर दिस शुड बी सेम, रियल गैस चलेगा चांद पे एक्सपेरिमेंट करने और आइडियल गैस बेटा यहाँ पे कर रहे तो वैसा नहीं होगा, दोनों का कैलकुलेशन सेम कंडीशन पे करना है, ठीक है। तो ये अपना जेड का फॉर्मूला आ गया, तो वी रियल बाय आर टी, इसके अलावा आपको सोचना नहीं है, क्लियर है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट, अब देखो, प्रूव दैट फॉर लो प्रेशर जेड इज इक्वल टू, कीजिए तो यही कीजिए, तो ये हो जाए तो हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1 - RT/V। अच्छा बेटा, हाँ सही बोलते हैं, ए रहेगा बेटा, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, 1 मिनट, चलिए करा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद अगला कर लीजिएगा, ठीक है, डिराइव तो समझिए।
समझिए बात को बेटा, P प्लस an² इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT आया था। बट बेटा ये n मोल के लिए था, फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल के लिए हो जाएगा P प्लस A/V² V माइनस बी इज इक्वल टू R इंटू टी, ये आना चाहिए। तो ये जो वैंडरवाल इक्वेशन है बेटा, ये इसमें मॉडिफाई हो जाएगा अगर अपना जो है 1 मोल होगा। क्लियर है ये, इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट, अब इसको खोल दीजिए, इसको ओपन कर देना है, कुछ सोचना नहीं है, इसको ओपन कर दीजिए। PV, अच्छा नहीं, हाँ, PV माइनस PB प्लस A/V माइनस AB इज इक्वल टू RT। हो गया बेटा? ठीक है, बस ओपन कर देना है। अब फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला क्या था अपना? सर AB/V² नहीं होगा? क्या बेटा? AB/V² नहीं होगा? अच्छा एक मिनट, PV A/, अच्छा PV, अच्छा एक मिनट, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो PV लेकर आए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए बेटा, सर उसके बाद वाले हाँ अच्छा एक AB/V² मिनट, नहीं हो? तो ये B आया माइनस AB/V², हाँ सही 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 बोले, यहाँ V² होगा, सही है, आ गया। अब फॉर्मूला याद कीजिए, जेड का फॉर्मूला मैं यहाँ क्यों नहीं लिखाया हूँ बेटा, बताता हूँ आपको, वहां पे मैंने क्यों लिखवाया, कुछ नहीं, क्यों नहीं है। फॉर्मूला है PV/RT। तो देखो आपको करना कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना बेटा, आपको बस खोल देना है इसको, बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू PV/RT। तो अगर मैं इस पूरे को RT से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इस पूरे को RT से डिवाइड कर दूंगा, तो देखो मेरे को यहाँ पे Z मिलने लगेगा, क्यों? PV/RT हो जाएगा ना ये। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, PV/RT करना है, यही तरीका है बेटा, इसी तरीके से कीजिएगा, श्योर शॉट आपको मिल जाएगा इक्वेशन। तो डिवाइडिंग बाय R इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, निकालिए। R इंटू टी से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ R इंटू टी, यहाँ R इंटू टी, यहाँ R इंटू टी, यहाँ R इंटू टी, और यहाँ भी R इंटू टी। तो ये तो देखो 1 हो गया, ये तो सिंपल 1 हो गया, और ये तो अपना Z हो गया। तो दिस बिकम्स Z, ये तो Z बन जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये बाकी लोग को उस तरफ ले जाने वाले हम लोग, ये बाकी तीनों जो है ना बेटा उस तरफ जाएंगे। देखो एक होता है इससे शॉर्टकट तरीका, ठीक है, उसमें थोड़ा अलग तरीके से करेगा, बट उससे बेटा कितनी बार क्या होगा ना, हर तरह का आंसर नहीं आएगा। ये जो बता दिए इसको फॉलो कीजिएगा, कभी नहीं फंसिएगा। नेक्स्ट, तो दिस इज इक्वल टू Z विच इज इक्वल टू 1, ये माइनस A/RTV माइनस A/RTV प्लस PV/RT प्लस AB/RTV², RTV²। तो Z का फॉर्मूला ये आता है, तो क्या आया, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A/RTV प्लस PV/RT प्लस AB/RTV²।
ए बी बाय आर टी वी स्क्वायर। अब ध्यान से सोचना बेटा, हम लोग का एक्चुअल में ये जेड है, एक्चुअल में ये जेड है, बट आपसे पूछेगा कि लो प्रेशर में, लो प्रेशर में, ध्यान से सुनिएगा, लो प्रेशर में, लो प्रेशर में क्या ये वाला क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और ये वाला क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सर हाँ पिछला बेटा, वाला दिखा दीजिए। फिर से बोलिएगा बेटा, पीछे वाला। सर पिछला वाला एक बार दिखाइए। यही है बेटा, यहीं से उठा के ले गया है। ठीक है, चलिए। ठीक है। लो प्रेशर में बेटा ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? प्रेशर लो है और बी भी छोटा है, ध्यान से सोचिए। लो प्रेशर पे पी भी छोटा, बी भी छोटा, दोनों छोटे लोग मिलके और छोटे हो जाएंगे। ए भी छोटा होता है, बी भी छोटा होता है, तो ये दोनों और ये दो छोटे बेटा, ये तो पता है ना बेटा, स्मॉल नंबर इनटू स्मॉल नंबर कैन बी सेट टू बी जीरो, अगर बहुत छोटा है तो एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर वी कैन इग्नोर पी बी। क्यों? बी पहले से छोटा, पी भी छोटा हो गया क्योंकि लो प्रेशर पहले से बोला है। एंड ए बी क्यों इग्नोर किए? दोनों छोटे लोग हैं इसीलिए। देखिए क्या आया आपका, z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय आर टी वी। तो देखो z हमेशा 1 से कम आ रहा है। समझ में आया बेटा? चलिए, क्लियर है ये? नेक्स्ट बेटा आपको हाई प्रेशर पे देखो क्या करना है। हाई प्रेशर में बेटा इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर हाई हो गया है, मतलब पी बड़ा टर्म हो गया है। अब ये इग्नोर नहीं होगा, ये तो हर बार इग्नोर करना है बेटा। ठीक है, इसको हर बार इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो आपको बेटा जेड का वैल्यू फाइंड करना है एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर जेड का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए, प्रूव दैट एट हाई प्रेशर z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। ठीक है, होता ये है, पी बी बाई आर टी आपको प्रूव करने दिया जाएगा, तो आपको वहां पे देखिए बाकी सारे टर्म को इग्नोर करवाना है, आपको बस लॉजिक ढूंढना है क्यों इग्नोर करवाया जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है और आज पूरा खत्म ही होता था।